नमस्ते दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बिहार के इतिहास को पढ़ाने वाली हूँ और बिहार के इतिहास में भी मैं आप लोगों को आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें आप लोग बिहार की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में ये आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिक संख्या में प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, नाम जो बहुत सारे हैं वो याद रखने होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में किन की भूमिका रही किस आंदोलन में, तो ये सारे नाम जो हैं वो सब आपको याद रखने होते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे जाते हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे जो भी मेरे मित्र हैं उनके लिए मेरा जो क्लास जो शुरू हो रहा है बीपीएससी का, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इतिहास या बिहार से बहुत सारे प्रश्न हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। मेरी एक मित्र हैं जो रांची से जुड़ती हैं मेरे साथ, कभी कभी उनका कॉल आता है या अक्सर वो मैसेज करती हैं, तो उनका कुछ दिनों से लगातार मैसेज मुझे मिल रहा था, उनका कॉल आ रहा था कि मैं बिहार स्पेशल क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि उन्होंने कई बार बीपीएससी दिया है लेकिन एक नंबर से उनका रह जाता है प्रारंभिक परीक्षा, तो वो चाहती हैं मेरे से हेल्प लेना बिहार स्पेशल में। उन्होंने झारखंड स्पेशल की तैयारी में भी मेरे से मदद ली थी, लेकिन अब वो बिहार स्पेशल भी पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि बीपीएससी की वैकेंसी जो है वो संभावना है कि नेक्स्ट वीक में ही आ जाएगी, और वैकेंसी आने के बाद तो रिवीजन ज़रूरी होता है। तो मैं भी सोची कि क्लास को अभी शुरू करना सही रहेगा, ताकि जल्द से जल्द ये सारे क्लासेस ख़त्म करके इसके रिवीजन भी करा दूँ, आपसे टेस्ट भी ले लूँ। तो बिहार स्पेशल मैंने स्टार्ट किया है, और जो प्रीति पूनम जी हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप ने जो कहा है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, और मैं ये भी प्रयास करूंगी कि पर डे मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल कराऊं, ताकि जल्द से जल्द इसके सिलेबस जो है वो समाप्त हो जाए। जैसा कि आप सभी को ये बात पता होगा जो कि मेरे मित्र पहले से जुड़े हुए हैं, कि जब मैं झारखंड स्पेशल पढ़ा रही थी तो उस समय में झारखंड स्पेशल पढ़ाने के क्रम में मेरे एक मित्र थे जो दिव्यांग थे, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, तो वो मेरे से पढ़ते थे। वो मेरे क्लास के ऑडियो को सुनते थे और उससे वो अपनी तैयारी कर रहे थे। तो मैंने ये कहा था आप लोगों से कि मैं अगर सिंगल उनको भी पढ़ाना रहे तो मैं इस कोर्स को कंप्लीट कराऊंगी, और मैंने ये काम किया। मैंने जेएसएससी के सारे कोर्स को कंप्लीट कराया और उन्होंने अपनी तैयारी अच्छी कर ली है। मेरे क्लास के ऑडियो को सुन करके पूरी तैयारी उन्होंने की है। अब उसी तरीके से जैसे प्रीति पूनम जी का बार बार ये कहना है कि मैं बिहार स्पेशल क्लास कराऊं, तो पूनम जी मैं श्योर आपको कहती हूँ कि अगर सिंगल मुझे आपको पढ़ाना पड़े, सिंगल आपको ही क्लास कराना पड़े, तो मैं ये क्लास कराऊंगी और इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। और ये वादा करती हूँ आपको कि बिहार स्पेशल जो है मैं आपको का स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, ताकि जो आपके प्रश्न छूट रहे हैं कहीं से भी, तो वो भी आपका ना छूटे, और कम से कम आपके बीपीएससी जो है वो आप कंप्लीट करें और आप एक अधिकारी बने। और फिर मैं आपसे मिलना भी चाहूँगी और आपको पुरस्कृत भी करूँगी, और मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों की संख्या प्रीति पूनम जी की तरह और भी लोग जो हैं वो आएँ और बिहार स्पेशल पढ़े मेरे से। अगर आप प्रीति पूनम जी आप तो इंटरेस्टेड हैं मुझे पता है, लेकिन आपके अलावा भी अगर कोई इंटरेस्टेड है बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए, तो आप कमेंट करें। कमेंट में आप को ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, अपने टाइम को सेव कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप आपका चल रहा है, बीपीएससी के फॉर्म जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो आप सिर्फ एक मुझे एक पोस्ट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं आपको भी टारगेट करके पढ़ाऊंगी। फिलहाल प्रीति पूनम जी जो कि आप जुड़ी हुई हैं, तो आपको टारगेट करके मैं अच्छी क्लास कराती हूँ। देखिए प्रीति जी, क्या है बिहार में, तो जैसे कि मैं आपको बताया बिहार स्पेशल में मैं आपको आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जो थे वो काफ़ी पहले से वो चल रहे थे, लेकिन इसमें जब राष्ट्रीयता की भावना जब आई और फिर अलग अलग आंदोलन भी जो होने लगे, जैसे कि बंगाल विभाजन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो इस तरीके के जो आंदोलन हो रहे थे, तो बिहार की भी सक्रियता इन सारे आंदोलनों में बढ़ गई थी।
इसी चीज़ को चलिए हम लोग अच्छे से और विस्तृत तरीके से जानते हैं। देखिए, जैसे कि सत्याग्रह का पहला व्यापक प्रयोग हुआ था चंपारण सत्याग्रह में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस समय से लेकर के 1947 के बीच में, और जितने भी राष्ट्रीयता के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरंभ में तो ये जो कोई भी संघर्ष हो रहा था, ऐसा नहीं कि बिहार में पहले संघर्ष नहीं हो रहे थे, बहुत सारे संघर्ष हो रहे थे, अलग अलग जनजातियों के द्वारा विद्रोह हो रहा था। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे विद्रोह हो रहे थे, लेकिन ये सारे विद्रोह जो थे वो सभी अपनी अपनी समस्या को लेकर के थी, कुछ क्षेत्रीय समस्या को लेकर के थी। लेकिन वैसे राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्या थी, सारे पूरे भारत का जो मुद्दा था उसको लेकर के कोई आंदोलन उस तरीके का नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो बहावी आंदोलन 1857 ईस्वी का आंदोलन तो हुआ ही था, जहाँ बिहार उससे अछूता नहीं था, और बिहार उसका केंद्र भी रहा है बहावी आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति का। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हुए जिससे राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ, और बिहार भी अलग अलग जितने भी आंदोलन थे उसमें अपनी सक्रियता से भागीदारी को सुनिश्चित किया था। 19वीं शताब्दी का जब उत्तरार्ध हुआ तो नई चेतना का पूरे देश में फैलाव हो रहा था, एक नई चेतना फैल रही थी। अब जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के जो विद्रोह हो रहे थे, अब ये विद्रोह हो रहे थे राष्ट्रीय स्तर पे। अब राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था। तो इसमें क्या था ना कि जो बिहार था वहाँ भी राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ था। इस राष्ट्रीय चेतना के जागरण में जिसने अपनी राष्ट्रीय चेतना का जागरण का कारण ये था कि पहले से ही बिहार जो था बहावी आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ था। बिहार जो था 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र बना हुआ था। तो ये चीज़ था यहाँ बिहार में राष्ट्रीय, ये पहले से ही था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना या फिर राष्ट्रीय जागरण के विकास में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लोग पहले से ही जागरूक थे, लेकिन थोड़ा सा और भी ज़्यादा जागरूक हो गया कब, जब पाश्चात्य शिक्षा आ गई बिहार में। जैसे कि बिहार, ये बिहार है, तो बिहार में तो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, फिर बहावी आंदोलन का एक केंद्र था, और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा जो उसका प्रचार प्रसार हुआ पाश्चात्य शिक्षा का। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो थे, बिहार के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा जागरूक होने लगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होने लगे। लोगों को ये समझ आने लगा कि हाँ, अब हम लोगों को व्यापक स्तर पे सोचना है, और राष्ट्रीयता की भावना इनमें अब जागृत होने लगी। और फिर नए नए राजनीतिक विचार भी आने लगे लोगों के मन में इससे। और फिर जो ब्रिटिश की जो प्रशासनिक नीति थी उसने भी कम अपनी भूमिका नहीं निभाई थी। इससे लोग काफ़ी असंतुष्ट थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग तरह के टैक्स लगा रहे थे, यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे थे, मजदूरों का शोषण हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था, जबरन उनसे कर वसूला जा रहा था। तो इनकी या फिर उनकी जो इतना कड़े तरीके से उनका प्रशासन था, और न्यायपालिका भी सही तरीके से नहीं थी, लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो ये ब्रिटिश की जो नीति थी, अंग्रेजों की जो नीति थी, इसने भी आग में घी का काम किया, और राष्ट्रीय चेतना जो थी वो बिहार में बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो उठी। तो बिहार में बंगाल ये प्रशासनिक नीति, और फिर चूँकि उस समय में जो बिहार था वो बंगाल का ही एक भाग था। जैसे कि अब देखिए, ये यहाँ मैं बनाती हूँ, ये बंगाल है, ठीक है। तो बंगाल का ही एक भाग था बिहार, बंगाल से ये अलग नहीं हुआ था। तो बंगाल जो था वो राष्ट्रीय ये जो क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, या फिर ये अंग्रेजों के विरोधी जो भावनाएं हैं उसके का एक केंद्र था। उसका राष्ट्रीय आंदोलन का ये केंद्र बन गया था। ये बंगाल केंद्र था उस समय में राष्ट्रीय आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का, और बिहार जो था उस समय में बंगाल में ही था। तो बिहार इस राष्ट्रीयता के जागरण से, राष्ट्रीय चेतना के जागरण से, राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे अछूता रह सकता था। यहाँ के लोग जो थे काफ़ी प्रभावित थे इन सारी चीज़ों से, और शिक्षा भी बढ़ रही थी लोगों में। ब्रिटिश की नीति जो थी वो भी आग में घी का काम कर रही थी। और फिर ये पहले से ही आंदोलन, तो यहाँ पे लोग सक्रिय तो थे ही, लोग जागरूक थे ही,
लोग स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे बिहार के लोग। तो इन लोगों में वो आक्रोश की भावना थी, तो ये जागरण हुआ यहाँ के लोगों में ये राष्ट्रीयता का। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो जब 1880 ईस्वी में जब अलग अलग संगठन बनने लगे थे, उसके बाद से जैसे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसके तुरंत बाद 1886 में 1886 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अध्यक्ष मतलब वहाँ पर एक अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वहाँ अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? तो ये कलकत्ता में हुआ था, और बिहार तो कलकत्ता का ही भाग था, बिहार बंगाल का ही भाग था। तो बिहार तो इसमें शामिल था ही, इस आंदोलन, इस अधिवेशन में जो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। तो इस अधिवेशन में बिहार शामिल था 1886 में। उसके बाद इसी आंदोलन में दरभंगा, माफ कीजिएगा मैं बार बार अधिवेशन को आंदोलन बोल दे रही हूँ, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी। देखिए, बिहार जो था इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, और दरभंगा के जो राजा थे उस समय में, राजा कौन थे? दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। उन्होंने कांग्रेस को आर्थिक सहायता भी दी थी। लक्ष्मेश्वर सिंह जो थे उन्होंने कांग्रेस को आर्थिक सहायता दी थी। कहाँ के राजा थे ये? दरभंगा के राजा थे। यही सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं ना, तुरंत उठा करके ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इन सारी चीज़ों में, तो आप आंसर अच्छे से नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी में काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ये ऑप्शन आप सभी सही आंसर तभी आप कर सकेंगे जब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ के जाएँ, ताकि कहीं आप गलत ना करें। देखिए, दरभंगा महाराज जो थे लक्ष्मेश्वर सिंह, उन्होंने कांग्रेस को आर्थिक सहायता दी। फिर बिहार प्रांत की मांग भी उठी। इसके तुरंत बाद ही बिहार प्रांत की मांग उठने लगी। बिहार को मतलब ऐसा डिमांड हुआ कि नहीं, एक अलग बिहार राज्य होना चाहिए। अब ये मांग जो थी वो सर्वप्रथम किसने उठाई थी? अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे कि बिहार प्रांत की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी, कब उठाई गई थी, किसके द्वारा उठाई गई थी, तो हम लोग इसी चीज़ को अब हम लोग जानेंगे। क्योंकि बिहार अलग हुआ था बंगाल से, तो इसका तो इतिहास कुछ होगा कि क्या, किस तरीके से, कब से शुरुआत हुआ इस अलग बिहार के मांग का, और फिर किस तरीके से वो आगे बढ़ा और कैसे अलग बिहार का गठन हुआ। इन चीज़ों को पढ़ना है। इसी में आपको मैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी पढ़ाऊँगी। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुए। बिहार प्रांत की मांग कैसे की गई थी? देखिए, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, जब 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक यानी कि 1890-95 की बात हो रही है, तो ये समय था कब का? 1894 ईस्वी का। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यानी कि 1894 ईस्वी में 1894, इस समय में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। वो कौन सा पत्रिका था? तो बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ? ये एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1894 ईस्वी में, 1894 में। जब इसका प्रकाशन हुआ तो इसने ही बिहार को पृथक बनाने की सर्वप्रथम मांग रखी थी। बिहार, एक अलग बिहार प्रांत की मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो यही पत्रिका जो थी बिहार टाइम्स, जो कि कब इसका प्रकाशन शुरू हुआ था? 1894 ईस्वी में। इसी समय में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई। इसके संपादक कौन थे? बिहार टाइम्स के संपादक कौन रहे? तो ये थे महेश नारायण। और इसके प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये इसके प्रमुख सहयोगी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर प्रश्न पूछ दिया जाए अगर आपसे कि 1894 ईस्वी में टाइम्स पत्रिका जो थी उस बिहार टाइम्स, माफ कीजिएगा, बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ, तो इस बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो ये थे, कौन थे? तो महेश नारायण।
तो महेश नारायण इसके संपादक थे और प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्होंने ही सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी थी। तो अब बिहार इस किसके सामने उन्होंने ज्ञापन को सौंपा था? आखिर किससे उन्होंने मांग किया था? ये अपना ज्ञापन किसको सौंपा था? अलग बिहार प्रांत का ज्ञापन इन्होंने किसको सौंपा? बिहार जो टाइम्स थी उसने अपने किसको सौंपा था? तो ये बिहार के उस समय में उपराज्यपाल थे। तो उस समय में बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो ये थे सर चार्ल्स इलियट। सर चार्ल्स इलियट, ये भी याद रखेंगे आप। तो सर चार्ल्स इलियट को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? ज्ञापन तो सौंप दिया गया अलग बिहार प्रांत का, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसको स्वीकृति नहीं दी। फिर उसके बाद क्या था कि इस तरीके का मांग उठने का कारण क्या था? क्यों लोगों के मन में ये बात आया कि बिहार एक प्रांत होना चाहिए, अलग प्रांत होना चाहिए? ऐसा मन में क्यों आया? क्या कारण थे ऐसा होने के? तो देखिए क्या था, इसके पीछे भी रीज़न दिया गया है। जो किताब है इम्तियाज़ अहमद का, उसमें ये बताया गया है कि देखिए जैसे बंगाल के साथ बिहार मिला हुआ था, तो बिहार में जितनी भी वैकेंसी आज के समय वैकेंसी उसको कहेंगे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई वैकेंसी है, या प्रशासन के क्षेत्र में, या वकालत के क्षेत्र में है, तो इस तरीके के चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई वैकेंसी या कोई सीट्स हैं तो उसमें अधिकतर बंगालियों का कब्जा होता था। वो शिक्षित होते थे, वो बंगालियों का कब्जा होता था। तो लेकिन बिहार में मैंने आपको बताया कि पाश्चात्य शिक्षा जो थी उसका प्रसार होना शुरू हो गया था 19वीं शताब्दी में। तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार जब बिहार में हुआ तो बिहार के कुछ वर्ग के लोग थे जो शिक्षित होना शुरू हो गए थे। अब इनको क्या चाहिए था? तो इनको नौकरी चाहिए था, इनको रोजगार चाहिए था। तो उस समय में जो रोजगार के अवसर थे, अब उसमें इन लोगों ने आशा मतलब जतानी शुरू की कि उम्मीद उनको लगा कि नहीं मुझे भी रोजगार चाहिए। ये तभी संभव है जब बंगालियों का यहाँ पर प्रभुत्व कम होगा। तो एक जब अलग बिहार बन जाएगा तो बिहार वासियों को यहाँ पर सही तरीके से रोजगार मिलेगा और उनके लिए भी जो क्षेत्र होंगे वो खाली होंगे उनको रोजगार मिलने के लिए। तो उनका डिमांड ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। और इस मांग में सबसे अधिक जिसकी भूमिका रही है, मतलब सबसे ज़्यादा जिन्होंने डिमांड किया, बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, तो वो थे शिक्षित मुसलमान, जो एडुकेटेड मुस्लिम धर्म के लोग थे वो थे, और शिक्षित कायस्थ लोग जो थे, जो कायस्थ समाज के जो लोग थे उनकी भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा थी अलग बिहार के मांग में। और फिर जो शिक्षित मुस्लिम लोग थे उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी अलग बिहार के मांग में। बिहारवासी क्या चाहते थे? तो रोजगार चाहते थे। तो इस रोजगार में इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को अब एक अलग बिहार का ज़रूरत है, तो हम लोगों को एक बिहार चाहिए। 1905 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन होना तय हो गया कि बंगाल का विभाजन होगा। आपने पढ़ा होगा 1905 ईस्वी में। अब ये मांग तो चल ही रही थी, लोगों को रोजगार चाहिए था, लेकिन अब सरकार जो थी उस समय में ब्रिटिश सरकार, उसने कहा कि अब हम लोग बंगाल का विभाजन कर देंगे। जैसे ये बंगाल है, देखिए जैसे ये बंगाल है, तो उसने कहा अंग्रेज ने कि बंगाल का हम विभाजन करेंगे, बंगाल को अलग अलग भाग में बांटेंगे। उन्होंने रीज़न क्या दिया कि इससे बंगाल चूंकि एक बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा विस्तृत राज्य है, तो इतने बड़े राज्य को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, तो इसका प्रशासन संभालने में मुश्किल हो रही है। तो इसका अलग अलग जब बंगाल बढ़ जाएगा तो आसानी हो जाएगी यहाँ के प्रशासन को संभाल पाना, मतलब प्रशासनिक कार्य करना आसान हो जाएगा। तो इस कारण से बंगाल के विभाजन की बात हुई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इन्होंने प्रस्ताव रखा लॉर्ड कर्जन ने। तो इस समय में क्या था, चूंकि बिहार जो था वो बंगाल का हिस्सा था, और जब मुगल काल का जब शुरुआती दौर था उस समय में बंगाल का हिस्सा बिहार नहीं था। बिहार एक पृथक प्रांत था, वो एक अलग प्रांत था। बिहार सूबा अलग था, बंगाल सूबा अलग था मुगल काल में जब शुरुआत थी। लेकिन जैसे मुगलों का पतन होना जब शुरू हुआ उस समय में बिहार को बंगाल का एक पार्ट बना दिया गया। बिहार जो था वो बंगाल का ही एक हिस्सा हो गया।
बंगाल में ही उसको मिला लिया गया। तो तब उसके बाद से तो ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए यहाँ पर। अब अंग्रेज जो थे यहाँ पर शासन करने लगे बंगाल पर। तो फिर बंगाल जो था वो बिहार का ही हिस्सा था। लेकिन जब बंगाल विभाजन की बात हुई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखी गई थी, तो फिर बिहार स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। उन्होंने तो, अंग्रेज़ों ने तो ये बात कही थी कि हम लोग बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन के कार्य करना यहाँ मुश्किल हो रहे हैं, बड़ा राज्य है तो दिक्कत हो रही। जबकि ये बात नहीं थी, सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि यहाँ पर आंदोलन का ये केंद्र हो गया था बंगाल, आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन का ये केंद्र हो गया था। और अंग्रेज जो थे वो मुश्किल उनको हो रही थी क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारी जो थे वो सक्रिय हो गए थे। तो इनसे निपटने के लिए ज़रूरी इनको हो गया था यहाँ के विद्रोह को शांत करने के लिए किसको अलग अलग भाग में, जैसे एक भाग बना दिया जाए हिंदू बहुल का, एक भाग बना दिया जाए मुस्लिम बहुल का, तो इससे इन लोगों को यहाँ पर प्रशासन चलाने में आसानी हो जाएगी। बात थी उनको सांप्रदायिक, इनका कारण था विभाजन करने का, लेकिन रीज़न कुछ और दे रहे थे, रीज़न था सांप्रदायिक। तो इस समय में बिहार में आंदोलन तेज हो गया। अब ये कहना शुरू किए बिहार कि नहीं, अगर आपको अगर अलग करना ही है तो आप हिंदू मुस्लिम के तर्ज पे क्यों आप अलग कर रहे हैं, अलग अलग बिहार को और बंगाल को आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं, हिंदू पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बिहार बंगाल क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो आप ऐसा कीजिए कि बिहार को अलग कर दीजिए और बंगाल को का अलग पोर्शन कर दीजिए, बिहार को ही आप अलग कर दीजिए। तो इस समय में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा था बिहार के अलग मांग के लिए, और उन्होंने वैकल्पिक प्रस्ताव रखा था कि बिहार को अलग करना ज़्यादा सही रहेगा। बिहार के तरफ से मांग उठने लगी थी। अब हम लोग जानेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, और इसी पहले हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पढ़ ले, फिर इसके तुरंत बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी कि किस तरीके से 1912 ईस्वी में कैसे बंगाल से बिहार जो था वो किस तरीके से अलग हुआ। और भी इतिहास बातचीत बाकी है, लेकिन बीच में और भी तो घटनाएं घटी थी, वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो इस समय में था बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय में ये भावना जो थी बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई थी। तो बिहार भी इससे अछूता नहीं था। अब बिहार में किस तरीके से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो हम लोग जानेंगे। अनुशीलन समितियों के माध्यम से यहाँ बिहार में भी संघर्ष से बहुत, अनुशीलन समितियों के माध्यम से संघर्ष की प्रेरणा मिली। किस तरीके से राष्ट्रवादी संघर्ष होते हैं उसकी प्रेरणा किससे मिली, तो अनुशीलन समितियों से। और उसकी शाखाएं खोली गई थी बिहार में। बिहार के पटना में अनुशीलन समिति की शाखा खोली गई थी 1913 ईस्वी में। तो वो सब भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग ये जाने अनुशीलन समिति, ये आरंभिक नेता कौन थे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसीलिए जो नाम मैं बता रही हूँ, जो नाम यहाँ मैं लूँगी वो सब नाम आप नोट कर लीजिए। यही टफ होता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के आरंभिक नेताओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो ये अगर ये सारे नाम दे दिए गए, कहा जाए इसमें इनमें से दो या इनमें से एक भी नहीं या इनमें से सभी, तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए आरंभिक नेताओं में कौन कौन से नेता शामिल थे, तो ये थे डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा। कौन कौन थे, तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा, केदारनाथ बनर्जी। कौन थे, तो केदारनाथ बनर्जी, फिर बाबाजी ठाकुर दास। तो ये तीन नेता जो थे ये थे डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास। फिर दी मदरलैंड, इस समय में एक न्यूज़पेपर जो था उसका प्रकाशन शुरू हुआ, किसके द्वारा, तो ये डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा जो हैं, ज्ञानेंद्र नाथ, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। माफ़ कीजिएगा मैं नाम जो है वो मिस कर रही हूँ कि ये दी मदरलैंड, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगी। देखिए दी मदरलैंड का जो प्रकाशन शुरू हुआ तो 1906-07 के बीच में इसके प्रकाशन से, 1 मिनट मैं इसको देख के बताती हूँ आपको, बस 1 मिनट रुकेंगे।
माफ़ कीजिएगा, बाबा जी ठाकुरदास जो हैं, देखिए बाबा जी ठाकुरदास, माफ़ कीजिएगा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देखिए बाबा जी ठाकुरदास जो हैं, इनके द्वारा दी मदरलैंड जो न्यूज़ पत्र था, जो था ये समाचार पत्र दी मदरलैंड, जो 1906-7 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। तो दी मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबा जी ठाकुरदास ने। और उन्होंने इसी समय में रामकृष्ण सोसाइटी की भी स्थापना की। बाबा जी ठाकुरदास ने ही पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की, याद रखिएगा इस फैक्ट को ज़रूर। और फिर 1906-7 में दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था, और ये पटना में इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। फिर 1908 ईस्वी में एक क्रांतिकारी घटना घटी थी। हुआ क्या था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर में D.H. किंग्सफोर्ड के फिटन पर हमला किया था। लेकिन इस हमले में जो किंग्सफोर्ड थे ये बच गए। और मारा कौन गया? तो एक वकील थे, बहुत विख्यात उस समय में नामी वकील थे, उनका नाम था पिंगल कैनेडी। तो पिंगल कैनेडी की जो पत्नी थी और बेटी थी, पिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी, वो जो थी इस हमले में मारी गई। किसने हमला किया था? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने। वर्ष कौन सा था? 1908 ईस्वी। जगह कौन सा था? मुजफ्फरपुर। मारना किसको था? तो किंग्सफोर्ड को। लेकिन मरा कौन? तो जो पिंगले कैनेडी थे, उनकी पत्नी और बेटी, ये मर गए थे। तो इसके आरोप में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के पीछे तो अंग्रेज पड़ गए। अंग्रेज़ों ने खुदीराम बोस को पकड़ लिया, लेकिन प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। और ये तो एक घटना थी, लेकिन इससे वहाँ के युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ गया था अपने देश के लिए कुछ करने का। क्रांतिकारी भावना जो थी वो बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो रही थी वहाँ के युवाओं में। इस मतलब क्रांतिकारी आंदोलन में या क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद है उसमें कुछ प्रमुख नाम आते हैं। वो नाम इस तरीके से हैं। कौन कौन से नाम हैं? तो यह है रेवती नाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नलिनी बागची एवं बहुत सारे ऐसे नवयुवक थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी का नाम तो आता ही है। और आरंभिक नेताओं में कौन कौन थे? तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबा जी ठाकुरदास, ये आरंभिक नेताओं में थे। और जिसमें बाबा जी ठाकुरदास ने दी मदरलैंड का प्रकाशन कराया था 1906-7 में, और फिर रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी पटना में। तो यहाँ तक आपने जाना। अब आप जानेंगे अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली। कहाँ पर? पटना में। और वर्ष कौन सा था? तो 1913 ईस्वी, 1913 में। फिर ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रही कौन? तो ये थी रेवती नाग। तो ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, जो कि भागलपुर में, यानी कि देखिए भागलपुर कहाँ पर है? तो बिहार का मैप मैंने इसलिए बनाया है कि यदि आप बिहार से अलग राज्य से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या समझते हैं तो आपको मैप से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैप से आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रहेगा। हाँ, भागलपुर जो था वो बिहार के उधर पूर्व साइड में है, बक्सर जो है ये पश्चिम में है, पटना जो है ये थोड़ा मध्य में आता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मैंने बिहार के परिचय में मैंने पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। देखिए पटना यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई। ठीक है, अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। कब खोली गई थी? तो 1913 ईस्वी में। और भागलपुर में और बक्सर में यहाँ पर युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था।
ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य के द्वारा, कौन कौन से सदस्य थे, तो एक थे रेवती नाग जो कि भागलपुर में वो युवकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। रेवती नाग भागलपुर में, यानी कि ये जो भागलपुर है यहाँ से कौन संबंध रखता है, तो ये है रेवती नाग। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि यही सब चीज़ जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भागलपुर में कौन सक्रिय था और युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा था, तो ये थे रेवती नाग। और वही बक्सर में कौन सक्रिय था, तो यदुनाथ सरकार। कौन थे, तो यदुनाथ सरकार, और ये प्रशिक्षण दे रहे थे युवा क्रांतिकारियों को। फिर ये क्या है, फिर अब हम लोग जानेंगे भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्थान का गठन किया गया। भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्थान, कौन सा संस्थान है, तो भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्थान। इसका गठन किसने किया था, तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। कहाँ किया था, तो यहाँ पटना में किया था। पटना में ही भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्थान का गठन किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ पर गठन हुआ था भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्थान का, किस स्थान पे, पटना, भागलपुर, बक्सर, सासाराम, तो ये हो गया पटना में। अगर ये प्रश्न पूछा है भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्थान के संस्थापक कौन हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं या फिर ज्ञानेंद्र नाथ हैं, केदारनाथ बनर्जी है, या इनमें से कोई एक, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, तो भूपेंद्र नाथ दत्त, सिर्फ एक। अन्य नाम जो दिया रहेगा तो वो नहीं होगा। तो ये कैसे आप होगा, कैसे आप इसका आंसर करेंगे, तो जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो बीपीएससी का एक भी क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत है कि काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और अभी का जो समय चल रहा है ना, तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरह के अभियान चल रहे हैं। तो इस अभियान में ये चांस ज़्यादा है कि सरकार जो है आपकी बातों को सुनेगी। वैसे बिहार में तो पहले ही वैकेंसी आती रही है, वैकेंसियों की भरमार लगती है, और ख़ास करके बीपीएससी जो है वो अपने टाइम पर वो अपना एग्ज़ाम लेते रहती है। कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन वो अपने समय पर अपने एग्ज़ाम ले रही है। तो चूँकि चुनाव भी है बिहार में, लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर नहीं है। बिहार बीपीएससी के द्वारा एक सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ भी चांस है कि बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके तो फॉर्म भर लिए गए हैं, जब भी वो डेट देगा उस डेट पे वो एग्ज़ाम लेगा ही लेगा। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने एक टाइम का यूटिलाइज करें, टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और झारखंड के लिए जो मैं क्लास ले रही हूँ तो वो मैं आप लेते ही रहूँगी। जैसे मॉर्निंग में आपको जेपीएससी के लिए क्लास जाएंगे और रात में मैं आपको बीपीएससी के लिए क्लास दिया करूँगी। क्योंकि बीपीएससी के लिए क्लास जो मैं बना रही हूँ तो एक क्लास को बनाने में मुझे 3 या 4 घंटे का टाइम लगता है। आज सुबह से मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं, तो मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है, और बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे आज, लेकिन फिर भी मुझसे मैं अपना 100% दूंगी। और इस क्रम में ये मेरा आज इतिहास का ये पहला क्लास था। कल के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बिहार के इतिहास को तो और जानेंगे। देखिए मुश्किल तो होगा, लेकिन एक दवा की तरह आप इसको पी जाइएगा तभी सफलता मिलेगी। खास करके बीपीएससी में बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे झारखंड में झारखंड स्पेशल, वैसे ही बिहार में बिहार स्पेशल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप जुड़े हैं चैनल के साथ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वैसे मेरे मित्र जो सिर्फ राजनीति के कारण चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनको अलविदा कहना चाहूँगी कि यहाँ पर राजनीति नहीं, यहाँ पढ़ाई ही होगी बस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।